कुछ दिन पहले की हरकत किसकी थी? उससे हफ़ीज़ से पूछा। अलीसे ने फ़ौरन से उँगली अलीना की तरफ उठाई और अलीना घबराहट से नफ़ी कर दी। अपनी माँ को पानियों भरी आंखों से देखने लगी। मामा, अलीसे ने उससे रोते हुए नफ़ी में सर हिलाते नूर की गर्दन में चेहरा छुपा लिया। लेकिन इस इल्ज़ाम के इनकार पर अलीसे फिर से उस पर झपट कर मारना शुरू कर दिया। कम अलीना नहीं थी, पर शुरुआत अलीसे की तरफ से होती थी और वो काफ़ी गुस्सैली हठधर्म होने के साथ ज़िद्दी भी थी। उसके बरक्स अलीना को गुस्सा दिलाया जाता तभी आता, वरना वो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी ही कोल्ड नेचर की थी और काफ़ी हद तक मासूम भी। ये तो अलीसे का हाथ था उसे बिगाड़ने में, वरना वो काफ़ी मासूम बच्ची थी। पर अलीसे ना खुद सुख से बैठती, ना ही उसे बैठने देती। अपनी हर शरारत में उसे बराबर का हिस्सेदार बनाती और आखिर में सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर उलट देती। और अपनी बहन की गद्दारी पर अलीना के आंसू पूरी तरह बहते थे। अभी भी वो रो रही थी, कुछ उसकी आंख दर्द कर रही थी, जिसमें अलीसे ने उंगली मारकर सुर्ख कर दिया था। अलीशे, तुम इससे दूर रहा करो। कितना मारती हो उसे। उसकी आंख में ड्रॉप डालती अपनी माँ के फिक्रमंद चेहरे को देखकर तारों ने कहा। वो मुंह बना गई। उसने कहा, मामा तो तन तनने के लिए। उससे नाक सुखेड़ते अलीना के पाँव में चुटकी काटनी चाहिए थी कि पर वक्त तारम ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं मामा, दीदी ने कहा। अलीसा कुछ ज़्यादा तुतला बोलती थी और अलीना कुछ ठीक। इस बात पर अलीसे उससे चिढ़ती भी थी। यूँ कहा जाए कि वो एक ब्योनी के रूप में असल भूतनी थी और अलीना नाम में बदनाम। उसके घबरा कर कहने पर नूर ने हैरत से देखा। कब? वह हैरान हुई, भला दाद ने कैसे कहा था? ओह, शायद मामा डैडी ने कॉल की थी और आप सो रही थी। मैंने बात करके इन दोनों के हवाले किया लैपटॉप। फिर शायद डैडी ने इनसे कहा होगा। दारम समझता हुआ बोला और अली से अपने बाप पर बात आने से सुर्ख पड़ गई, जबकि अलीना सर हिला रही थी। वो सच की आदि थी। ये अलग बात थी कि उसे भी अपने डैड से मोहब्बत थी, अली से जितनी ही, पर वो अपनी मामा के सामने बुरी नहीं बन सकती थी और उसकी जितनी अलीसे को अकल कहाँ थी। सो मामा, ये हमारी बोनियों का नहीं डैडी का प्लान था, आपको डराने का। दारम समझकर हंसता हुआ बोला। वहीं नूर भी मुस्कुराई और उसे मुस्कुराते देखकर वो दोनों भी मुस्कुरा दी। चलो अब फ्रेश हो जाएं, आज संडे है तो अंकल के घर चलेंगे फास्ट। वो दोनों को बात दिलवाने के लिए बेडशीट साइड रखती उनकी तरफ बढ़ती ही थी, तभी दोनों ने एक शरारती मुस्कुराहट एक दूसरे को पास की और नूर के पास आते ही दोनों ने अपने हाथ के पंजे बनाकर नूर के सामने करते चीख मार कर उसे डराया। वो जैसे चूकी उन दोनों की चीख पर सटपटा आ गई। नूर आ करके घबराई सी दूर हुई। उससे डरने के साथ ही रूम की फिजाओं में 3 बच्चों की किलकाटें ज़्यादा गूंज उठी। वो सामने फ्रेम में रखी तस्वीर में दाद को देखती मुस्कुरा दी। आ जाओ, फिर सारे बदले लूंगी एक साथ। उसकी आंखों में पानी आ गया। मामा, वो तीनों लाड से उसे बेड पर बिठाकर साथ लग गए। तारम ने उसके गले में बाजू डाला और अलीज़िया अलीना उसकी गोद में आ गई। मामा की जान, उससे बारी बारी उनके गाल चूमे। चलो अब जल्दी करो, कोई शरारत नहीं, फिर शॉपिंग पर भी जाना है। उठो। अपनी आंखें साफ करते वो उन दोनों गुड़िया जैसी गोल मटोल अपनी सफ़ेद बेटियों को उठाती बोली। तारम ने आगे बढ़ते उनका काल चूम लिया। आप हमारी बेस्ट मामा हैं, क्यूट सी। उससे दिल से कहा। नूर हंस पड़ी और उसकी चलते रिंग करती हंसी के साथ उसके बच्चों की आंखें रोशन सी हो गईं। उन्हें इंतज़ार था कि उनका डैड जब आएगा तो ये खुशी दोबाला हो जाएगी। वो दिन भी जल्दी आने वाला था। वो दोनों को नहलाकर जब एक तौलिए में लपेट कर बेड पर बैठने लगी, उसी समय नॉक करके अंदर दाखिल होता तारम ने मोबाइल सामने किया, जहाँ अननोन नंबर चमका रहा था और वो समझ गई थी कि दादी है, जो सुबह होते ही उसे कॉल कर रहा था, क्योंकि रात जो उससे बात नहीं हो पाई थी। फिर कैसे दोनों का वक्त गुजरता बगैर उस दूसरे की आवाज़ सुनते। दारम मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकला। अलीना रो रही थी और अली से मुस्कुराओ, क्योंकि हर बार की तरह वो ही पहले शुरुआत कर चुकी थी। नूर दोनों को आंखें दिखाती दूसरी तरफ दाद की बेताबियों पर सुर्ख मुतगैर सी कंधे से मोबाइल लगाए उन्हें छुड़वाने की कोशिश में निढाल कपड़े भी पहना रही थी। ये क्या है दाद? उससे चिढ़कर पूछा। दाद भी दूसरी तरफ की सूरत हाल से महसूस हो रहा था। मैं ना सही, मेरे बच्चे सही। उससे कहकर मारकर कहा। नूर घूरती रह गई। दाद! उससे चीख मारी। दाद की जान। जवाबनदार ने जज्बात से भारी आवाज़ में कहा। नूर की धड़कनें उथल पुथल हुई। वो कनखियों से अपनी बेटियों को देख रही थी। चौंक उठी, क्योंकि वो दोनों हवंतरों की तरह मुंह बनाए अपनी माँ को ही तक रही थी। एक जैसी शक्ल वाली ये दोनों मुख्तलिफ मखलूक कभी कभी उसे किसी हॉरर मूवी की हॉरर बोनियाँ ही लगती थीं। नूर को बेसाख्ता खौफ सा आया। दाद, तुम इन्हें समझाते क्यों नहीं? वो रूहान सी हुई।
हकीकतन उसकी आंखों में पानी आ गया। अगर वो दोनों उसके सामने अपनी खौफनाक लड़ाई शुरू करती तो ज़रूर उसका दिल फट जाता। दोनों बेबी पिंक छोटे से फ्रॉक में बैठी अपनी माँ के मुंह को गर्दन उठाए देख रही थी और नूर की सहमी आंखें दोनों भरी थी। क्या समझाऊं यार, वो दोनों भी बच्चियां हैं। तुम गौर से देखो, कितनी मासूम रूही जैसी हैं। दादू से समझाने लगा और नूर गौर से देखने पर कतराने लगी। इस बात से अनजान कि वो दोनों अपनी माँ की हालत से मजा ले रही थी। कोई बच्चियां नहीं, तुम आकर देखो इन्हें। वो दान भींच गई और लेसी की पोनियां बनाने लगी। देखता हूँ उन्हें लैपटॉप पर। वो सरदाब भरकर बोला। नूर उसके लहजे की अफसर्दी का एहसास जगाए मुस्कुराई। मैं कैसे तैयार हूँ? वो उसके आने के लिए एहतमाम का पूछ रही थी, जो दाद के दिल पर बर्फ के फवारे मानिंद बरसे। वो इस उम्मीद में थी कि वो ज़रूर कामयाब लौटेगा। जैसे मैं चाहता हूँ। उसका लहजा बदलकर गंभीर हो गया। लहजे में बेकरारियों के साथ बेताबियाँ और रूठ पर थी। कैसे चाहते हैं? नूर अनजान बनकर मुस्कुराहट छुपाती बोली। ओह, तो तुम्हें नहीं मालूम मैं कैसे चाहता हूँ? दाद ने मसूई हैरत की अदाकारी की, वहीं नूर ने अनजान बन की। बिल्कुल नहीं, अगर तुम बता दो तो अंदाज़ा हो जाएगा। चलो फिर, ये अंदाज़ा आकर तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? वो 2 महीने बोला। नूर का दिल धड़क उठा, जैसे वो अभी पास ही हूँ। घबराओ नहीं, मैं भी जर्मन में एक स्वीपर हूँ। बहुत दूर है तुम्हारा दाद। वो उसकी हालत समझ गया था, तभी हंसकर बोला। मैं क्यों घबराने लगी? वो हफ्फत से बोली। अच्छा, तुम नहीं घबराती मुझसे? दाद ने महसूस होकर अपनी बढ़ती हुई शेप पर हाथ फेरा। बिल्कुल नहीं। नूर डट गई और दूसरी बेटी की पोनियां बांधने लगी। चलो फिर, ये तो मेरे लिए खुशखबरी की बात है। इस बार लगता है मोहब्बत में मुकाबला करोगी। वो बेबाकी से बोला। वो सुर्ख होकर शर्म से पानी पानी हो गई। कोई मुकाबला नहीं, तुम जानते हो मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसे जिताना ज़रूरी समझा। फिर शर्मा क्यों जाती हो? उसके दूसरे बरजस्सा सवाल ने नूरुल ऐन की धड़कनें ज़ेरो सफ़र कर दी। वो खामोश हो गई और दाद उसकी शर्म व हया को समझ गया था। बोनी, उसे मोहब्बत से पुकारा। हम्म। वो कुछ कह नहीं पाई। मेरे तीनों बच्चों को बारी बारी प्यार करना, और तुम्हें प्यार मैं आकर करूँगा। आफ्टर ऑल तुम खुद को प्यार करने से रही। अपनी बात से महसूस होकर वो कहकर लगाकर हंसा। फसूल ही बोलते रहे। नूर ने छिड़का, वो हंसा ही क्यों। अच्छा मेरी जान, डरा मत करो। वो तुम्हारी बेटियां ही हैं बेवकूफ़। और आज संडे है तो ज़रूर जाना अलवी हाउस। वो उसे की हिदायत करता बोला। अब ज़रा अपने लब कलीब लाना, मुझे इन पर किस करना है, बड़े याद आते हैं यार। उसकी छिछोरी फरमाइश ने नूर को कानों तक सुर कर दिया। कुछ शर्म करें, आपकी बेचियां बिल्लियों की तरह आंखें फाड़ कर मुझे देख रही हैं। नूर की शर्म से आवाज़ सरस उठी। कुछ नहीं कहेंगी, वो जानती हैं डैडी मामा को प्यार कर रहे हैं। और अगर ये भी नहीं समझ रही तो उनकी तरफ पीठ कर लो, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। फिर मुझे काम पर जाना है जल्दी। वो उसे समझा था, बातचीत हो गया। नूर की तो हालत ही अजीब हो गई। उसके मुसलसल इसरार पर वो कांपते हाथ से शर्मिंदा से वो करने लगी जो वो चाहता था। आंखें बंद कर लो। उसका दूसरा हुक्म मिला और नूर ने आंखें मूंद ली। दरवाज़ा आहिस्ता बगैर आवाज़ से खुला और वो 2 कदम में फांसा मिटाकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी बेटियां अपनी माँ की बेवकूफ़ी पर मुस्कुराहट छुपाए हुई थी। दाद ने उन्हें आंखें मूंदने का इशारा दिया और वो मुस्कुराती हुई मुंह के बल बेड पर गिर गई। और फिर उससे गहरी मुस्कुराहट के साथ उसकी बंद आंखों को देखते हाथ में मौजूद मोबाइल को देखा, जो अपने लबों की तरफ ले जाने में झिझक रही थी। उससे हाथ बढ़ाकर उसकी नाजुक कमर में डालते झटकी से उसे करीब करके सीने में भींचा और दूसरे ही लम्हे अपनी घनी मूंछों तले मुतबस्सम से लब उसके लरस से लबों पर रख दिए। अपने होंठों पर उसका धमकता लम्स पाते ही नूरुलैन अपने पूरे वजूद समेत सुन हो गई। बोनी, गंभीर भारी लहजे में सरगोशी उसके कान में करते, अपने लबों से उसके कान की लो को छूते, लब फिर से सिरक कर उसके लबों पर आ गए। उसकी घनी दाढ़ी का लम्स जो भी मुझे गरम दुखती सांसें और जानलेवा सांसें रोकती मजबूत तंग गिरफ्त। मुझे याद किया? वो उससे पूछ रहा था, ये जानते हुए भी कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती। और वो माँ उस साल दूर रहकर ये पूछ रहा था कि मुझे याद किया। नूर ने कोई जवाब नहीं दिया और उससे मुस्कुराते उसकी अबकी को समझते उसकी आंखें चूम ली। मैंने बहुत किया, लम्हा लम्हा। तुम जानती हो अनजान नहीं हो, जिस तरह मैं नहीं तुम्हारी तरफ से। वो उससे गाल चूमकर उसकी गर्दन पर लब रखने लगा ही था कि नूर को अपने बच्चों का ख्याल आया। वो उकला गई और उससे खुद को आज़ाद करवाने लगी, पर दाद ने उल्टा अपना दूसरा बाजू भी उसकी कमर में डालते उस पर हजार तंग से तंग कर लिया।
और उसकी मसम्मत को हाथ हवा लाए बगैर उसके लबों को जकड़ लिया। दाद, उसकी मिनमिनाहट निकली। मामा। दारम ने हैरत से अपनी मामा के झुंझुलाए तासुरात, सुर्ख दुखते काल देखते हाथ पकड़ा। हाँ, नूर पगलाकर होश में आई और खुद को देखने लगी। मामा, क्या हुआ? दारम परेशानी से पूछने लगा। उसकी माँ के हाथ पसीने से नम थे और माथे पर भी पसीना था। दाद, नूर ने हैरत से उसे पुकारा, पर रूम के साथ उसकी मौजूदगी से सारा घर वीरान था। मामा, डैड नहीं यहाँ। दारम ने उनके हाथ से हिलाते हुए जवाब दिया। वो इतना समझ गया था कि मामा उनके डैडी को याद कर रही थी। नूर ने पहले चौंक कर दारम को देखा और फिर अपने मोबाइल को, जहाँ कॉल शायद कितनी देर पहले कट गई थी। अलबत्ता स्क्रीन पर उसी नंबर से मैसेज चकमका रहा था। जल्द आऊँगा इस सब को हकीकत करने। तो क्या उसे खबर थी? वो सुर्ख पड़ गई कि उससे सिर्फ आंखें मूंदने को कहा और वो पूरी तरह उसके सहर में जकड़ गई। वो इंशाल्लाह कहती लब दांतों में दबाकर अपनी बेटियों की तरफ पलटी, जो अभी भी हवनकों की तरह उससे देख रही थी। नूर बेसाख्ता ही खिलखिला उठी। मेरी बोनियाँ। उससे आगे बढ़कर उन्हें बाहों में समेटता तो वो भी खिलखिलाई। उन्हें हंसा देखकर दारा मुस्कुराते पलटकर बाहर निकला। क्या हुआ है? वो रोते हुए अपने भाई का मुंह थाम कर गुस्से से पूछने लगा। उसे गुस्सा तो ज़्यादा उस पर आ रहा था जिसे समझाने के बाद भी कि रोया ना करे, फिर भी बात बात पर लड़कियों की तरह आंसू बहाने लग जाता था। ये खून क्यों निकल रहा है? वो उससे घुटने पर पड़ी जीन्स और होंठों से निकलते खून को अंगूठे पर लेकर पूछने लगा। तुम्हें मालूम है ना मामा की हालत? ये हाल उनके सामने लेकर जाओगे तो क्या हालत होगी उनकी, अंदाजा है तुम्हें? वो चीखा उस पर। मिकाइल उछल पड़ा। भाई, फैजान ने गिराया साइकिलिंग करते वक्त, जानबूझकर मुझे टक्कर मारी। मैं तो गनी के साथ खेल रहा था। फैजान के साथ खेलने से आपने मना किया था। मैंने उसे बताया तो बोला अब जाकर अपने भाई को दिखा देना। मिकाइल चीखें भरते हुए बताया। फैजान फातेह का ही क्लास फेलो था और दोनों की आपस में नहीं बनती थी, बल्कि ये कहना चाहिए था कि किसी की फातेह से नहीं बनती थी। अब इसमें फातेह का कसूर था या उन सब का, ये तो अल्लाह ही जानता था। कहाँ है वो इस वक्त? अपनी जीन्स के पॉकेट में हाथ डालकर रुमाल निकालते हुए उसका घुटना साफ करके फिर उसके रुमाल से होंठों का खून साफ किया और साथ ही बाल संवारे। वो वहाँ। फातेह ने उंगली का इशारा बाहर की रोड की समेत दिया। वो अपने भाई के तेवरों से सख्त घबराया हुआ था। चल अब मैं आता हूँ। वो उसे कहता हुआ गेट की समेत बढ़ा। उसका कद ना सिर्फ तेजी से बढ़ रहा था, बल्कि वो तवाना जिसामत के लिहाज से भी काफ़ी खूबसूरत था। उसकी सुर्ख सफ़ेद रंगत, भूरे घने बाल, भूरी सी आंखें, वो सामने वाले को ठटकने के हद तक प्यारा लगता। और होता भी क्यों नहीं, वो बिल्कुल सही आलम जैसा था। मिकाल की रंगत सर्द पड़ने लगी। उसे मोटा पहला फैजान याद आया और अपने भाई के तेवर। डैड। वो घबराकर घर के अंदरूनी समेत भागा। मोहन एहसास हुआ कि डैड तो घर पर ही नहीं और पुप्पा भी अपने घर नहीं। वो किसको बताए? सामने खड़े गार्ड को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि फिर उसे फातेह फिनिश देगा। साइकिल वहीं छोड़कर वो घर की तरफ जाने की बजाय बाहर जाने लगा। घुटने में दर्द हो रहा था, पर उससे ज़्यादा खौफ अपने भाई के तेवरों से हो रहा था। दो मुझे। अब्दुल गनी ने गुस्से से फैजान से अपनी साइकिल छीननी चाहिए, पर वो देने के लिए तैयार नहीं था। फातेह भाई देखो, फैजी मेरी साइकिल नहीं दे रहा। इसे मिकाइल को भी मारा है। फातेह को देखते ही गनी को हौसला हुआ और उससे कहते फैजान को देखा, जिसकी पल के लिए रंगत बदली थी, फिर अगले ही लम्हे कहका लगा उठा। मैं कौन सा डरता हूँ तेरे इस फातेह जहान से जो इसे बुला रहा है। इज्जत से बैटरी साइकिल दे वरना। वो तमस्सो उड़ाते हुए हंसाता हुआ बोला। आखिर में धमकी दी। अब्दुल गनी ने बेबसी से फातेह को देखा, जो बिल्कुल पास आ चुका था, और फिर अपने नज़र का चश्मा दुरुस्त करने लगा। लगता है मोटे तू ऐसे नहीं सुधरेगा। वो उसके टूटे हुए दांत को देखकर बोला, जो कि स्कूल में सीढ़ियों से गिराकर फातेह नहीं तोड़ा था, और उस पर इल्ज़ाम नहीं आया, क्योंकि वो जानता था उसे किसी ने देखा भी नहीं, ना ही फैजान ने। तुम? फैजान जी हाँ। तुमने मुझे धक्का दिया था सीढ़ियों से? उससे हैरत से कहा। हाँ, कोई शक? वो निहायत सुकून के आलम में कहता। उसके सख्ते वाली हालत को देखकर साइकिल गनी के हवाले करने लगा और अब बिल्कुल उसके सामने आ गया। मिकाल को क्यों गिराया? जीन्स की पॉकेट में हाथ डालकर वो पूछ रहा था। अभी तो कुछ नहीं, अब तू देख मैं उसे कैसे मारूंगा। तेरा भाई है ना वो, चीरूंगा उसे। देखना तुम कैसा हाल करता हूँ मैं उसका। वो गुस्से से जी हाँ। फातेह ने उसके हलक को देखते नागवारी से मुंह मोड़ा, और यही मौका देखकर फैजान ने अपना भारी हाथ उठाया ही था उसके गाल पर कि उससे
पहले ही टांग घुमाकर उसके पीछे घुटने पर हिट कर दे। उसे अपने सामने घुटनों के बल गिराकर बालों को मुट्ठी में जकड़ा। उसकी इस फुर्ती पर सामने गनी और मिकाइल घबरा गए थे। उन्हें लगा उसके भाई को लगेगा मुक्का। क्या समझा था? आसान है फाते पे हाथ उठाना। मखसूस तबस्सुम के साथ उसने अपना अबरूज गाया। तेरा बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? फाते आलम हूँ, साहिर का बेटा। बालों पर पकड़ मजबूत करते ही उसके मुंह पर तेजी से मुक्कों से वार करने लगा। भाई! मिकाइल घबरा कर आगे बढ़ गया, पर परवर गनी ने हाथ थाम लिया। उसे मालूम था अगर मिकाइल बीच में जाता तो फाते से जरूर खा बैठता। दो, क्योंकि फाते दुश्मन के फेवर करने वालों को दुश्मनी तस्वुर करता था। साइकिल चाहिए तुम्हें? वो लात उसके मुंह पर मारकर फैजान की चीखों से अनजान बनता साइकिल उठाकर उसे मारने लगा। वो पहले वजूद का मालिक अपना तवाज़ुन बरकरार रखकर जब तक उठा, गनी की साइकिल उसके ऊपर जोर से पड़ी। फातेह! मिकाइल की चीख निकल गई। वहीं अब्दुल गनी भी हरासा उसे देख रहा था। मेरे भाई को मारेगा, उसे चीरेगा? वो हुर्राया उस पर और उसकी ही बैट उठाकर उसके घुटनों पर वार करने लगा। नहीं भाई, वो मर जाएगा। थर थर कांपता मिकाइल रोता हुआ फैजान की हालत पर जैसे सर्द पत्ते जैसा हो गया था। शट अप! वो उस पर हुर्राया। इससे तुम्हें मारा था ना? वो उसका बाजू पकड़कर खींचता पास आया। रास्ता कदरे सुनसान था। तभी वो उछलते सबकी नजरों से। मिकाइल और गनी शाम के वक्त साइकिलिंग करते थे और यही देखकर फैजान अपनी गेम छोड़कर उनके पीछे आया था ताकि उन्हें मार सके, और यहाँ तो उल्टा हो गया था। मार इसके मुंह पर मुक्का, चल। उसे फैजान के पास धक्का देते उसके रोने को नजरअंदाज करते हुए दौड़ा। गनी की सांस हलक में अटक गई और यही हाल मिकाइल का भी था। उन्होंने ऐसी सूरत हाल का सोचा तक नहीं था, पर गलती तो उनकी यहाँ थी कि उन्होंने फातेह से अच्छे की तवक्का रख ली थी। उससे कब अच्छा बर्ताव किया था किसी के साथ जो फैजान के साथ करता, जिससे बिला वजह ही उसके भाई को हर्ट किया था। मारो इसे मिकाइल, वरना ये साइकिल मैं तुम्हारे सर पर मारूंगा। वो गरजता हुआ बोला। भाई! सहमा सा मिकाइल आंखें बंद करके फैजान के चेहरे पर मुक्के बरसाने लगा था, जो आंखें नाक मुंह पर पड़ रही थी। जब उसके सर पर खड़ा वापस से जेब में हाथ डाले खड़ा फातेह फतेहमंदी से मुस्कुरा रहा था। यहाँ आओ गनी। उससे गनी को पुकारा। वो घबरा गया और घबराहट में चश्मा दुरुस्त करते पीछे हुआ। उसी लम्हे सुस्त दिखते हाथ के साथ मिकाइल कांपता कांपता दूर हुआ और वहशत से फैली आंखों से कभी अपने भाई को दिखता तो कभी कराहते पड़े फैजान को। सुना नहीं? यहाँ आओ। खुदाफातन उस पर गर्जा, जिससे वो बकला कर जी करता पास आया। बताओ इसे कि जबरदस्ती किसी की चीज को छीनने का अंजाम क्या होता है। उससे खींचकर फैजान के सामने करता कहा, जो अभी दर्द से नाना कर रहा था। भाई, मामा नाराज होंगी अगर ये मर गया तो। रोने जैसी सूरत के साथ उससे कहा, जिस फातेह ने खींचकर उसे थप्पड़ रख दिया कान पर। ये तेरा सगा है जो उसकी मौत की फिक्र हो रही है? वो उस पर चीखा। भाई! मिकाइल ने रोते फातेह का हाथ थामना चाहा, जबकि गाल पर हाथ टिकाए शस्त्र चश्मे के पीछे से अपनी मोटी आंखों में ढेरों पानी लिए गनी अपने बड़े भाई को देख रहा था। अगर ये आंसू जमीन पर गिरा तो वहीं से चुटवाऊंगा, सो बी केयरफुल स्टूपिड। उससे गुस्से से उसकी आंखों से आंसू लड़कते देखकर वार्न किया। वो भुखलाकर नफी करने लगा। नहीं गिरता। नफी में सह हिलाते जल्दी से हाथ की पूंछ से आंसू साफ करके चश्मा दुरुस्त किया और कांपते हुए फाता के इशारे पर फैजान को देखने लगा, जो कि पहले ही हरासा सुर्ख आंखों से उन्हें देख रहा था। उससे भी फिर खुद को घूरते फाता को देखा और रस्सी टांगों के साथ बैठते हुए फैजान के मुंह पर अपने हाथ का पंजा फैलाकर मारने लगा। उसके मारने की स्टाइल पर फाते की गला लगा उठा और फैजान उसके हाथ पकड़कर पास रख रहा था, पर उनके सर पर तो फाते का खूंखा जुनून सवार था। कैसे पीछे हटते। बस बस मेरे गनी शेर। हंसते हुए फाते ने उसका सुर्ख पड़ता नन्हा हाथ नीचे गिरा। चश्मा देखते उसे बाजू से पकड़कर उठाया और एक साइड खड़ा किया, जहां वो अपना तनफ्फुस बहाल कर रहा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं फाता। रोता हुआ फैजान कर जा। शौक से, पर वजह। पंजों की बल उसके सामने बैठकर उससे हैरत से उसके गुस्से की वजह पूछी। फैजान को उसकी दिमागी तवाज़ुन पर शक हुआ, और होता भी क्यों नहीं। उसके तासुरात ऐसे थे जैसे कुछ किया ना हो। तुमने मुझे मारा, तुम्हारे भाइयों ने मुझे मारा। वो चीखता हुआ बोला। फाते ने काफी नाकावारी से देखा। ये औरतों की तरह रोते मर्द मुझे सख्त इरिटेट करते हैं। उससे अपने भाइयों की तरफ देखकर कहा, जो खौफ में होने के बावजूद मुस्कुराहट छुपाने लगे। तुमने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया बगैर किसी कसूर के।
वो उठकर सीधा हो बैठा। वो अब दोनों मुकाबिल थे। मैंने तुम्हें धक्का दिया? उससे अप्रोच खाकर पूछा। हाँ, तुमने अभी एतराफ़ किया? वो जी हाँ। मैंने तुम्हारे दोस्त की आंख फोड़ी। वो फिर बोला। सबने हैरत से फाते को देखकर नुमैर की आंख भी उससे फोड़ी थी, जिससे उसकी आंख कभी सफ़ेदी में बदल गई थी। गनी? मिकाल ने सख्ती से पास खड़े गनी का हाथ पकड़ा। वो उससे 1 साल ही बड़ा था और दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। तो तुम कह रहे हो? वह हरासा होता बोला और खौफजदा होकर फाता को देखने लगा। जवाब दो। वो गुस्से से चीखा। उनके दिल दहल उठे। हाँ, तुमने फोड़ी उसकी आंख। वो रो पड़ा। ओह, तो तुम्हारा मतलब है 5 क्लास में मैम का सर भी मैंने ही फोड़ा होगा? अब की बार उससे सर हिलाते कहा जैसे सारे इल्ज़ामात उस पर आ रहे हों। वो निहायत मासूम हो। हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा था। फैज़ान को याद था 5 क्लास में उनकी चुगली करने पर मैम ने बिना सजा नहीं फातिह को पनिश दी थी, बल्कि डांटा भी था। और फिर छुट्टी के वक्त फातिह ने काफ़ी होशियारी से मैम के सर पर पत्थर मारा था, जिससे वो लहूलुहान हो गई थी। फातिह का तो फैज़ान के अलावा किसी को नहीं मालूम था, पर मैम को फातिह पर शक था, पर उसके पास कोई सबूत नहीं थे, क्योंकि गार्ड की इतला के मौजूद फातिह जा चुका था स्कूल से। और इत्तेफाक से फैज़ान काफ़ी सोच और विकार के बाद जो ठान चुका था मैम को बताने का, पर अगले ही दिन इमरजेंसी में उन्हें ग्रैंड मदर के पास जाना पड़ा। और फिर उनकी डेथ के बाद जब वापस आया तो ये किस्सा ही ख़त्म हो चुका था, बल्कि टीचर भी जा चुकी थी, क्योंकि उस पर बच्चों पर तशद्दुद का केस था। पर ये तो फातिह ने नहीं किया था, बल्कि उस पर सच का केस था। और फातिह के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ, वरना वो साइको टीचर को ज़रूर ऊपर बिना टिकट के पहुंचा देता। ये भी सही। तो क्या अभी जो तुम्हें ये चोटें आई हैं वो मैंने दी हैं? उसके माथे से अंगूठे पर खून समेटकर सामने दिखा देने लगा। हाँ हाँ, तुमने मारा है। सबको मैं बताऊंगा, तुमने ही मारा है। तुम एक साइको सोच सबको मारते हो। वह हंसियानी होकर चिल्लाने लगा ही था कि एकदम पास से छोटी लकड़ी का टुकड़ा उठाते उसने उसके मुंह में डालकर उसकी बाकी की आवाज़ वहीं रोक दी। चलो ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ मैंने ही किया है ये सब। पर सोचो, अगर तुमने सब जाकर प्रिंसिपल या किसी भी XYZ को सुनाओगे, चलो मेरे बाप को ही सुना दो, पर एंड पर क्या होगा मालूम है ना वो सीन? तेरा क्या होगा कालिया? वो हंसते हुए बोला। पर उसके बरक्स फैजान तो शॉक्ड खौफसदा सा बैठा था। उसके सामने मुंह खोले। अभी जाओ, अच्छे बच्चे की तरह नहाओ, तैयार हो जाओ और टेस्ट याद करके कल स्कूल आना। मैं नहीं चाहता मेरी क्लास में कोई फेल हो। आहिस्ता से उसके मुंह से लकड़ी का टुकड़ा निकालकर अपनी बात मुकम्मल की ओर उठा। तुम मेरे बाप हो जो मैं तुम्हारी बात मानूंगा? पल खाकर उठते हुए फैजान फिर से चीखने चिल्लाने पर आ गया। गनी और मिकाल ने फातिह का सपाट चेहरा देखते फिर आंसू साफ करते फैजान को देखा। वेल, ऑफर अच्छी है। मैं सोचूंगा तुम्हारे बाप बनने के बारे में, पर उसके लिए कुछ वक्त लगेगा। होप सो तुम इंतज़ार कर लोगे। उसके बाद उस पर उलटते उसने फैजान का चेहरा तौहीन से सुर्ख कर दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, जाकर सबको बताऊंगा तुमने क्या किया है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें फातिह आलम। वो गैस व गस्प में बता रहा था, जबकि फातिह महसूस होता मुस्कुरा रहा था। उससे एकदम कदम उसकी तरफ बढ़ाया। फैजान पीछे भागा और तभी उसने अपनी जेब से क्रिस्टल जैसे 2 बड़े पत्थर निकालकर उसके लड़खड़ाते पाँव की तरफ फेंक दिए। अगले ही पल धड़ाम से वो मुंह के बल गिरा, पर बाकी की चीखें उसके हलक में ही दब गई जब फातिह ने अपना पाँव उसके मुंह पर रखा। क्या कहा? वो गुस्से से घुराया। सॉरी सॉरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं। उसे जमीन पर हाथ मारते हुए कहा। भाई छोड़ दे। मिकाल वो तो पत्थर उठाकर फातिह की जेब में डालते उसके हाथ को थाम कर उल्टे जागी। जाएगा घर भरने? उसे सख्ती से पूछा। हाँ हाँ, जाऊंगा। फैजान जान बचाने के लिए सिसकता हुआ बोला। टेस्ट याद करके आएगा? उससे फिर से पूछा। उसने बगैर ताखीर के हाँ कहा। स्कूल आओगे और बताओ कि ये किसने मारा तुम्हें? अब वो पास बैठकर हमदर्दी से खोया हुआ फैजान को हकीकतन आज उससे बात करके खौफ आया था। अब वो पास बैठकर हमदर्दी से खोया हुआ फैजान को हकीकतन आज उससे बात करके खौफ आ रहा था, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था स्कूल में, और आज जो उससे कर रहा था वो उससे बिल्कुल एक साइको केस लगा। हाँ, आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। अब पता नहीं किसने मारा उन्हें, मैं नहीं जानता। उससे रोते हुए सारी बात अगला कर कही तो फातिह मुस्कुराकर उसे उठाने लगा। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। मैंने तुम्हें बताया, जाकर बताना है बताओ। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, क्योंकि बाप सबका एक है, वो है फातिह। और जो कहा है जाकर उस पर अमल करो।
और कल मुझे क्लास में नहीं दिखा तो अगले दिन स्कूल का मुंह तुम नहीं देखोगे। और जानते हो, फातेह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। उम्मीद नहीं, यकीन है कि तुम समझ गए होगे फातेह की ज़ुबान को, क्योंकि वो दुनिया की सबसे आसान ज़ुबान है, जो छोटे से लेकर बड़े भेजे में आसानी से घुस जाती है। मरो या मारो। वो कहकर बगैर रुके वहां से निकला। फैजान हवास भागता सा खामोश खड़ा, उसके हाथ में घूमते वो ब्लैक वाइट स्टोन सेक रहा था, जिनसे वो किसी को किसी भी वक्त बेझिझक बेखौफ गिरा लेता था। और उसकी सोच का दारोमदार ही जैसे उन स्टोन्स पर हो। उनकी आवाज़ भी तो ऐसी थी जैसे कानों में खौफनाक मदम सांस चल रहा हो। पता नहीं वो कैसे उन पत्थरों से सांस चलाता था, और वो सांस भी यूं मदम दिल को दहलाने वाला। गनी ने अपनी साइकिल उठाई और मिकाल के साथ उसके पीछे चलने गए, जबकि दोनों के चेहरे पर लब भींचे खड़े फैजान के लिए हमदर्दी थी। मामा मुझे डांटेंगी? गनी अपनी हथेली देखता खौफ अफसोस से बोला। नहीं डांटेंगे अगर तुम छुपाकर हाथ धो लो। मिकाल अपने दोस्त को मशवरा देने लगा। आनी ठीक है? उससे हुरुलैन का पूछा। वो उससे आनी ही कहता था। हाँ, वो भी ठीक है और हमारी बहन भी। वो मुस्कुराया, उसके लबों की मुस्कुराहट भी गहरी हो गई। सुबह मिलते हैं स्कूल में। अपने घर की तरफ साइकिल का टर्न मोड़ते हुए हाथ हिलाकर बोला। ओके। मिकाल ने खुशी से कहते अपने घर की गेट के अंदर दाखिल हुआ। होमवर्क करके आना। कुछ दूर जाकर अपना चश्मा दुरुस्त करते गनी शरारत से बोला। आज मामा के साथ कर लिया। वो कहकर लगाकर बोलता अंदर दाखिल हो गया, और मुस्कुराते 20 फुट के फासले पर गनी आरिफ हाउस का द गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया। दोनों घर आमने सामने थे। शादी के 3 साल बाद सिम्मी की रजामंदी से आरिफ ने यहाँ घर तमीर करवाया था, जो निहायत खूबसूरत था। जाओ सीधे रूम में और फ्रेश हो जाओ। खबरदार बीच में मामा को तंग किया। उसके इंतजार में खड़े फाते ने सामने पाकर उसे हुक्म दिया। वो जी भाई कहता वहां से आगे बढ़ा। मामा। हाथों में स्टोन घुमाते उससे अपनी माँ को बुलाया और बैक साइड की तरफ बढ़ा, क्योंकि इस वक्त वहीं होने के आसार थे। वो अभी नहीं मिल सकती तुमसे, बाकी 1 घंटा है उनका वहां रहने का, घंटे बाद आ जाना। वो जो बैक डोर से अंदर गार्डन में घुसने लगा था, मुस्कुराते हुए दफातन सामने दरगाह ने आकर अपनी भारी आवाज़ में कहते फाते को अलग तक करवाहट फैला दी। वो बेचोताब खाकर उसे देखने लगा, जो फैलकर दरवाजे के सामने खड़ी उसका रास्ता रोकी हुई थी। तुम्हारे पास अभी ऑफर मौजूद है, तुम मेरे अंडर काम कर सकती हो। मैं तुम्हें बाप से ज़्यादा सैलरी दूंगा। उसे घूरते वो कुछ तौफीक के बाद बोला। लड़का महज उसे देख कर रह गई, जो उसके सामने अभी भी बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, जिसे हाथों में पाला था। मुझे फर्ज अजीज है, पैसे नहीं, पहले अपना पैसा लाना फिर ऐसे ऑफर करना। वो तंसिया कहकर सामने देखने लगी। एहसास तौहीन से फाते का चेहरा सुर्ख पड़ गया। तुम भूल रही हो, तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज मैं हूँ और बाप का सब कुछ मेरा ही है। इसमें उसका या मेरा करने से कुछ नहीं होगा। वो चिता कर बोला। दरगाह ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी सिर्फ उसे यहाँ से हटाकर अपने बाप के पास जाना चाहता था। देखो, तुम्हें ज़रा एहसास है, वो बाप तुम्हें कैद करके बैठा है। तुम एक आज़ाद मुल्क में रहने वाली आज़ाद थी, कहाँ अब उसके बच्चों की खिदमत करती एक मामूली सी मुलाज़िम। मैं जब सोचता। छोटा मशवरा है, सोचा मत करो। उसकी सारी बात पर मुस्कुराहट छुपाती टोक कर बीच में बोली। मशवरों की पैकेट बंद करो, तुम्हें कोई एहसास नहीं दरगाह? अब की बार वो गुस्सा हुआ। मैं यहाँ इज्जत से रह रही हूँ। सर के पास काम करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है, जिसे तुम तो बहरहाल नहीं समझ सकते। इससे खामोश रहो। अगर सर हुक्म करेंगे तो मैं अपनी जान देने से भी नहीं हिचकिचाऊंगी। उसकी भूरी आंखों में देखती सपाट लहजे में गोया हुई। तुम्हारा कसूर नहीं, बढ़ती उम्र के साथ सठियाती हुई जा रही हो। वो मुठियां भींच कर सोचता रह गया। अगर तुम चाहो एक बार फिर मेरी ऑफर पर सोच सकती हो, बल्कि टिकट मेरी तरफ से गिफ्ट होंगे तुम्हें। वो भींचे मुट्ठी में स्टोन देखता अब घुमाने लगा था। मुझे लग रहा है तुमने पहले कभी ऐसे फजूल वक्त ज़ाया नहीं किया होगा। उसके तंज में इनकार करते छुपा हुआ था, जो फाते के सीने में जैसे चुप गया। बाप की जुबान मत बोलो, आंखें खोलो और हकीकत देखो। दरगाह मैं तुम्हारा मसीहा हूँ। वो अपनी मोहब्बत जताने लगा। उसके दिल को जकड़ने की कोशिश में था। हकीकत मेरे सामने है, जो अपने बाप का नहीं हो सकता वो मेरा क्या होगा। दरगाह ने उलट कर वार किया। वो महज उसे देखकर दांत पीस गया। अच्छा बोल लेती हो, वो इम्प्रेसिव अंदाज से बोला। तुम ये भी सोच सकती हो जो शख्स अपने बच्चे का ना हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो? तुम चाहो तो मेरी ऑफर कबूल कर सकती हो। वो दरगाह को सर से पांव तक देखता अब रूज खा गया। वो नासमझी से उसके तासुरात देखने लगी।
अगर मेरी फर्स्ट ऑफर कबूल नहीं तो सेकंड के बारे में क्या हाल है? उम्र की फिक्र मत करो, मैं इतना बड़ा हो गया, तुम उतनी ही हो। मैं बाप जितना हो जाऊंगा तब भी मालूम है तुम वैसे ही भटकती रहोगी। इसलिए अभी जाओ, अच्छे अच्छे ख्वाब देखो, मैं बड़ा होकर बारात लेकर आऊंगा। वो दरका की सोच से आगे का था। वह हैरान साकित से फाते का चेहरा जांच रही थी, जो निहायत सुकून से अब उसके जवाब का मुंतज़िर था। जैसे उसकी तफसील सुनते ही वो हिजर के सफ़र के लिए निकल पड़ेगी। वो बच्चा जिसे दरका ने नहला धुलाकर हाथों में बड़ा किया था, वही आज उसके सामने खड़ा उसके शादी के झूठे ख्वाब दिखा रहा था। पीछे कुछ समझना कुछ ना समझना मिकाल भी अवनको की तरह अपने भाई की पूछ जांच रहा था, कहीं सटिया तो नहीं गया। पर दरका जानती थी वो एक फितना अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। सर को आने तक का वेट करो, जवाब मिल जाएगा। काफ़ी ताख़ीर के बाद वो उतना ही बोल सकी। क्या तुम डर गई हो मुझसे? वो तमस्सर उड़ाता हुआ इस्तफसार करने लगा। लगता है तुम अभी आईने के सामने नहीं गए, वो जिता कर बोली। तुम काफी गुस्ताखी से पेश आ रही हो। वो सुर्ख होता जब आकर बोला। तुम अब लायक ही इसके हो, वो भी जिता कर बोली। दोनों की नोक-झोंक शुरू हो गई थी और मिकाल माथे पर नन्हा सा सुर्ख हाथ मारता रह गया। तो तुम्हारी बात का मतलब है मैं अब तुम्हारा ऐसा रवैया बर्दाश्त करूंगा? उससे चबा चबा कर बोला। लगता है तुम्हें अभी इस बात में शक है, वो मुफहिम मुस्कुराई। अपने भाई की तिलमिलाई हालत से महसूस होने लगा मिकाइल। डेढ़ की बार दरका ही थी जो उसे संभाल लेते थे अपने अल्फाज से, वरना तो वो सबको ही लाजवाब कर देता था। तुम बाप को क्या बताओगी कि उसके बेटे ने तुम्हें शादी की ऑफर की है? वह हंसा हुआ बोला। तुम्हें संभालने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ, लाजमी है। अब मैं तो तुम्हें जवाब देने से रही, जिसके घर में रह रही हूँ वही जवाब देगा। वो बोली तो फाते को एहसास हुआ बाप तो अपने घर में रहने वाली उर्दू की बहुत रिस्पेक्ट करता है। इंटरेस्टिंग। वो तमस्सुर में उड़ाने लगा उसकी बात को। तुम काफी मुसीबत साबित हो रही हो मेरे लिए। तुम्हें कौन सी मौत पसंद है? अब की बार वो बोला तो दरका कहका लगा उठी। भाई? मिकाल ने हैरत से अपने भाई को पुकार कर क्या बोला रहा है। उस औरत ने जिसने उसे हाथों में पाला था माँ की तरह, पर दरका फाते के तेवरों से महसूस हो रही थी। तुमने अब तक कितने चूहे मारे हैं, वो मजाक उड़ाने लगी, जो फाते को काफ़ी नागवार गुजरा। तभी काफ़ी संजीदगी से बोला। डायरेक्ट भैंस को मारने का इरादा किया है? उससे चोट की उस पर मिकाल खिलखिला उठा। शायद तुम अभी इस भैंस को शादी की ऑफर कर चुके हो, उससे जिताया। मुझे तुम्हारी नीयत पर पहले ही शक था, ये तो आज साबित हो गया। फातेह कभी गलत नहीं हो सकता। उससे इलानिया हाथ बुलंद किए। दरका को उस पर हंसी आ गई। वो था ही ऐसा। अभी तुम मुझे इसका जवाब दो, बाद में सही तुम्हें खुद ही गलत साबित कर लेंगे। उसे झटके से कंधे पर डालकर रूम की तरफ बढ़ी, क्योंकि उसके हाथ पर लोहो वो देख चुकी थी। वो एक केयरटेकर के लिहाज और उसका चहीदा होने की वजह से उसकी काफ़ी फिक्र थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं देख लूंगा बाप के साथ तुम्हें भी। वो मिकाल को खिलखिलाते देख गार्डन में जाते देखकर गरज रहा था, और दरगाह उसकी गर्ज पर से अनजान बनी उसे बेड पर बिठाकर हाथों का मुआयना करने लगी। ये तुम्हारी अभी उम्र नहीं फातेह आलम, उससे जिताया। उम्र नहीं, आदत है। वैसे किस तरह की मौत से डर लगता है आपको? वो मुस्कुराया। बगैर कलमे की मौत, उसकी आंखों में देखकर बोली। उससे तो सबको लगता है। मैं सूरत हाल मौत के अंदाज बाबित पूछ रहा हूँ। गिर कर, वो समझती सर हिलाकर बोली। ओह, मैं समझा, फिसल कर। वो खिलखिला उठा। दरका घूरती रह गई। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो दरका को फिसला सके, वो उसकी आंखों में झांकती हुई बोली। फातेह ने तमस्सुर से सर झटका। फातेह आलम पैदा हो चुका है, उसे सरगोशी में कहते वो पत्थर रखकर चेंज करने चला गया। वैसे बाप से मिलकर अच्छा नहीं कर रही हो। मैं सबसे हिसाब लूंगा, वक्त आने दो फातेह का। वो बाथरूम के सामने रुकता हुआ बोला। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, गलत तुम्हारी सोच है, वो चिताती हुई गोया हुई। ओरेली, मतलब वो बाप जिसने मुझे बचपन से एक टाइम के साथ चलाया है, माँ से मिलने, खुद से मिलने, अपनों के एहसास से, खाने पीने पहनने चलने हर चीज़, हत्ता कि सोने भी। पूरे 9 बजे वो मुझे दीवार में लगे गहोरे में डाल लेता था। भूल तो नहीं गई होगी? कपड़े पटक कर वो उसके सामने आता तंज बरसा रहा था। एक वक्त आएगा जब फातेह तुम्हें समझ आएगी कि सईद आलम ने तुम्हें हर एहसास को एक लिमिट में रखने का आदी क्यों बनाया। वो काफ़ी गहरी सोच में बोली। फातेह ने चौंक कर देखा। वो वक्त आए ना आए दरका, पर एक वक्त वो आएगा जब वक्त पर फातेह हुक्मरानी करेगा और खासकर दोनों को बताएगा कि बेबसी क्या होती है।
उससे भी उसकी आंखों में देखकर दो बदो कहा। रब ने बहुत सी कमज़ोरियाँ इंसान की बनाई हैं और दोनों की कमज़ोरियाँ एक दिन मेरे हाथ में ज़रूर आएंगी, फिर फातिह आलम बताएगा। उसके इरादे मुस्तकबिल के लिए अच्छे नहीं थे जिससे वो वाकिफ हो रही थी। वो खामोशी से उसे देखने लगी जो हथेली में वो दोनों पत्थर एक दूसरे से टकराता हुआ खिड़की से बाहर के मनाजिर देख रहा था, जहाँ सामने गार्डन में हुरुलैन मिकाल के साथ मुस्कुरा रही थी और पास ही बबी और उसकी वाइफ केटी दो बच्चों के साथ नर्सरी बैठी हुई थी, जो कि साइड के जाने के बाद हुरुलैन का ख्याल रख रही थी। उससे कहा है वो मेरे 16 साल के होते ही अपना अलग घर बना लेगा। अपनी माँ को अपनी तरफ मुस्कुराता हुआ देखकर वो मुस्कुराहट पास करता बोला, फिर समझ जाना तुम्हारी जिंदगी का मकसद शुरू हो गया है, जिसे तुम्हें फतह करना। सिर्फ फातेह नाम रखने से फतेह नहीं बन सकते। असल फतह वही है जो जिंदगी को फतह करेगा। साहिर तो तुम्हें सकीर बनाना चाहता था, पर तुम्हारे नसीब में फातेह लिखा था। ये तुम्हें साबित करना है कि तुम सच में एक फातेह हो या सकीर। तरका कह रही थी और फातेह हाथ में मौजूद स्याह और सफ़ेद पत्थरों को देख रहा था जो बेसुई शक्ल के थे। उनसे एक मखसूस पुरस्कार से टकराने की आवाज़ आती थी जब जब वो उन्हें आपस में टकराता था, जैसे कोई सांस गूंज उठा हो जो निहायत पुरस्कार दहशत से भरा हो। कभी जो इसके टकराने की आवाज़ सुनी तो समझ जाना फातिह सकीर की जंग का आगाज हो चुका है। वो उससे कहता उसके कान के करीब दोनों पत्थरों को आखिरी बार टकराता हुआ उन्हें अलमारी की दराज में रखे एक बॉक्स में हमेशा के लिए बंद करिए। इन पत्थरों से उसका साथ काफ़ी पुराना था, पर उससे पुराना राज था, वो था फातिह। आखिर फातिह फातिह क्यों है, ये राज जानना था उसे, जिसके लिए अब वो मुकम्मल तैयार था। इस बात को मानने से कोई यार नहीं थी कि उसने एक ऐसा बेहिस एहसास उसमें डाला था कि अजीज से अजीज हंसी हुई छोड़ जाए तभी वो मजबूत होगा, हारा हुआ नहीं। शायद उसने उसमें ऐसा कोई जज्बा नहीं छोड़ा जो उसकी हार की वजह बने। सकीर? दरका ने हैरत से पूछा कि सकीर कहाँ है? जब फातिह है तो सकीर भी होगा। सकीर नहीं, सकीर का हिताब तुम्हारे लिए था, पर मैं नहीं मानता। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई एक मकसद तो ज़रूर होता है। मेरा भी कोई ना कोई तो होगा ना, जिसके लिए मेरे बाप ने मुझे इस तरह से जज्बात से आरी बनाना चाहा है। वो वजूद कोई भी हो, मैं उसे सकीर ही तस्लीम कर लूँगा और खुद फतह ज़रूर अपने नाम करूँगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कर्ल ही क्यों ना बनना पड़े। उससे रूम की तरफ नसें दौड़ाईं। मिकाल के रूम की निस्बत उसके रूम फर्नीचर से भरा हुआ था और सवाई मस्तूई आरइशों के कुछ नहीं था। एक मखसूस प्रेम फैमिली फ़ोटो नहीं। पता नहीं उसका बाप उसे किस तूफान के लिए तैयार कर रहा था। क्या ऐसा वक्त आएगा जब उसका बाप उसे सबसे अलग कर लेगा? मगर क्यों? वो अलग घर क्यों लेना चाहता है मिकाल और मॉम के साथ उसे छोड़कर? बहरहाल वक्त तुम्हें बताएगा फातिह। 20 के बेटे का मकसद 20 है या कुछ और। रही बात ये घर छोड़ने की, तो हो सकता है मैम को तुम्हारी याद बहुत सताए। इस घर में इसी वो अलग घर लेकर उन्हें खुश रख पाए। दरवाजे पर खड़ी दरका मायने हेज मुस्कुराहट के साथ उससे देखती वहां से निकली। फातिह से उनकी पुश देखता वहां खड़ा रहा। मॉम को मेरी याद?